क्लाइव और उसकी टीम डंजन को एक्सप्लोर करते हुए उसके अंदर एक सस्पिशियस गेट डिस्कवर करते हैं और जब वो लोग उस गेट को इन्वेस्टिगेट करने के लिए उसके आसपास अपनी इक्विपमेंट सेट करते हैं और फिर जैसे ही वो लोग उस गेट को टच करते हैं वो लोग वहाँ से कहीं गायब हो जाते हैं और नेटली जो उनकी रीडिंग ले रही थी उसको भी सिग्नल आना बंद हो जाती है। लकीली वो सभी लोग एक ही जगह पर टेलीपोर्ट हो गए थे। एबेल फिर सीनियर मेज के साथ मिलता है और उन्हें कंफर्म करता है कि उनकी टीम सेफ है। दूसरी तरफ क्लाइव अपने आदमियों को ऑर्डर देता है कि वो जो अजीब से घास के मैदान में पहुंचे हैं उसको एग्जामिन करना शुरू करे। साथ ही वो उन लोगों को सतर्क रहने के लिए भी कहता है क्योंकि उन्हें नहीं पता कि यहाँ कौन से खतरे छुपे हुए हैं। तभी सिविल का एक सबऑर्डिनेट वहाँ पर आया और उससे पूछता है कि अब क्या करे। सिविल को कोई आइडिया नहीं था लेकिन कम से कम उसका ये थ्योरी कि मॉन्स्टर्स 38 फ्लोर से आए थे गलत साबित हो गया। वो रियलाइज करता है कि मॉन्स्टर्स इस अजीब से जगह से आए थे जो गेट के पीछे था। वो सोचता है कि ये एक बहुत बड़ा खोज है और इसके साथ वो मिनिस्टर के पोजीशन तक जल्दी से पहुंच सकता है। जब वो ये सब सोच के खुश हो रहा था दूसरे रिसर्चर्स ने होराइजन पर कुछ फिगर्स पॉइंट किया जो कुछ खौफनाक क्रिएचर्स जैसे लग रहे थे। दूसरी तरफ नेटली और डेटा कलेक्शन टीम लॉस्ट सिग्नल को लेकर बहुत परेशान थे। अचानक सिग्नल वापस आता है और उन्हें पता चलता है कि एक्सप्लोरेशन टीम 40वीं फ्लोर पर है लेकिन तुरंत ही सिग्नल फिर से वैनिश हो जाता है। उसी वक्त एक लड़का क्रिस्टोफर वहाँ पर आता है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है मैजिक कॉलेज के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में। वो एकेडमी के रिसर्चर्स से पूछता है कि उन्होंने क्या फाइंड किया और वो उन लोगों को सब कुछ शेयर करने को बोलता है चाहे जो भी हो, भले ही उनके ऑर्गेनाइजेशंस एक दूसरे के राइवल हो। वो कहता है कि कुछ मिनट्स पहले डंजन में जो लोग गए थे वो गायब हो गए और अगर वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है तो हो सकता है कि बहुत लेट हो जाए। रिसर्चर्स शॉक हो जाते हैं और क्रिस्टोफर एक्सप्लेन करता है कि उसने कुछ एडवेंचरर्स को डंजन में भेजा था लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों में उनके पीछे एंटर करने वाला था सभी लोग अचानक वैनिश हो गए। रिसर्चर्स ये सुनकर बहुत ही शॉक हो जाते हैं और उनका लीडर भी ये कंफर्म करता है कि उन्होंने भी कुछ मिनट्स पहले अपनी टीम को गायब होते हुए देखा। फिर उनका सिग्नल थोड़े टाइम के लिए वापस आया था और उन्हें पता चला कि वो लोग 40वीं फ्लोर पर थे। क्रिस्टोफर ये सुनकर शॉक होता है क्योंकि कोई भी अब तक 38th फ्लोर के आगे नहीं जा पाया है और वो जानता है कि बी रैंक पार्टीज को भी 30th फ्लोर के आगे स्ट्रगल करनी पड़ती है। रिसर्चर्स उसे एबेल की पार्टी के बारे में बताते हैं जो उनकी टीम को गार्ड कर रही है और क्रिस्टोफर कहता है कि उसने ऑलरेडी मदद के लिए गिल्ड मास्टर को मैसेज भेज दिया है लेकिन नेटली पैनिक कर जाती है ये रियलाइज करके कि शायद कोई भी ये सिचुएशन सॉल्व नहीं कर पाएगा। इस सिचुएशन में उसको सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा था जो था रायू, क्योंकि एबेल ने उससे कहा था कि अगर वो किसी और से कांटेक्ट नहीं कर पाए तो रायू को ढूंढो। वो तुरंत भागती है उसे ढूंढने के लिए और उसे देखकर सब लोग कंफ्यूज रह जाते हैं। दूसरी तरफ ये न्यूज की रिसर्च पार्टी कहीं गायब हो गया व्यू तक पहुंच जाती है जो ये सुनकर पैनिक करना शुरू कर देता है। वो तुरंत डंजन एंट्रेंस की तरफ चलने का डिसाइड करता है और रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि सबको स्टैंड बाई पर रख ले लेकिन कुछ भी रिवील ना करे जब तक वो अपनी आंखों से पूरे सिचुएशन को कंफर्म ना कर ले। इसी बीच हम देखते हैं कि रायू लाइब्रेरी में घूम रहा था लेकिन उसे कोई भी हेल्पफुल बुक्स नहीं मिल रही थी और जैसे ही वो फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ता है वो मन ही मन विश करता है कि उसे फिर से सीढ़ा दिख जाए और ऐसा लग रहा था शायद उसकी ये विश भगवान ने पूरी कर दी हो, क्योंकि जब रायू कुछ बुक्स रख रहा था पीछे से सीरा उसे बुलाती है और उसे देखकर रायू भागकर उसके पास जाता है और जैसे ही वो दोनों बातें करना शुरू करते हैं रायू बोलता है कि वो पास्ट एक्लिप्सेस और मॉन्स्टर आउटब्रेक्स के बारे में रिसर्च कर रहा है ताकि वो उन सबको कंपेयर कर सके। सीरा उसे कहती है कि वो एग्जैक्टली जानती है कि वो सब डॉक्यूमेंट्स कहाँ है और वो रायू को कहती है कि मुझे फॉलो करो। रास्ते में सीरा रायू का थ्योरी सुन रही होती है कि सोलर एक्लिप्स और मॉन्स्टर आउटब्रेक्स कैसे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और सीरा बिलीव करती है कि वो सही है। उसकी पूरी लाइफ में उसने हमेशा ही डंजन आउटब्रेक्स के पहले एक सोलर एक्लिप्स होते हुए देखा है लेकिन उसने कभी भी पूरा सोलर एक्लिप्स नहीं देखी जैसे कुछ दिन पहले हुआ था। वो कहती है कि उसने पहले भी इस टॉपिक पे रिसर्च किया है लेकिन वो क्यूरियस थी कि रायू ने ये कनेक्शन कैसे बनाया। रायू नर्वस हो जाता है क्योंकि वो नहीं बता सकता कि उसने एक्लिप्स के बीच डीमन के साथ लड़ाई की थी, इसलिए वो टॉपिक चेंज करने का डिसाइड करता है। वो सीरा से मॉन्स्टर्स से मिलने वाले मैजिक स्टोन्स और उसके कलर के बारे में पूछता है। सीरा समझ जाती है कि रायू टॉपिक को चेंज करने की कोशिश कर रहा है लेकिन वो कुछ नहीं बोलती और उसके सवाल का जवाब देता है कि मैजिक स्टोन्स का कलर मॉन्स्टर्स के एज पर डिपेंड करता है। रायू रिप्लाई करता है कि ये उसने एबेल से उनके जर्नी के दौरान सीखा था और फिर कहता है कि वो क्यूरियस है येलो कलर के मैजिक स्टोन्स के बारे में जो मॉन्स्टर्स आउटब्रेक के दौरान मिले हैं। सीरा ये सुनकर कंफ्यूज होती है क्योंकि सिर्फ रिसेंटली बॉर्न मॉन्स्टर्स के स्टोन्स फीके होते हैं और वो
सस्पेक्ट कर रही थी कि ये ओल्ड और पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं जो आउटब्रेक के टाइम डंजन से निकलते हैं। रायू उससे एग्री करता है क्योंकि वीकर गॉब्लिन्स अलग बात है, लेकिन गॉब्लिन जनरल्स और गॉब्लिन किंग्स बॉर्न होने के तुरंत बाद ही डंजन से निकल नहीं सकते। वो सोचता है कि ये अननेचुरल लगता है, लेकिन इतनी बड़ी फोर्स आर्टिफिशियली क्रिएट करने के लिए बहुत ही ह्यूज अमाउंट में माना चाहिए। सीरा कहती है कि उसने एक बार ऐसे कुछ रिकॉर्ड्स पढ़े थे जिसमें मैजिक स्टोन्स जो मॉन्स्टर आउटब्रेक से मिले थे वो भी फीके और येलो थे, और वो रायू से पूछती है कि क्या वो ओल्ड डैमेज रिकॉर्ड्स को देखना चाहेगा। रायू खुश होकर उसका ऑफर एक्सेप्ट करता है और सीरा उसे लाइब्रेरी के एक कम पॉपुलर पार्ट में ले जाती है। इसी बीच डंजन के अंदर एबेल अभी भी सीनियर मेज के साथ टेलीपोर्टेशन इंसिडेंट डिस्कस कर रहा था। कोई भी श्योर नहीं है कि वो लोग कहाँ पर है, लेकिन सीनियर मेज एक रिसर्चर से पूछता है कि क्या उनके टूल्स इस जगह पर प्रॉपरली काम कर रहे हैं। वो वेरीफाई करता है कि माना डिटेक्टर टूल अभी भी काम कर रहा है, और वो सोचता है कि डेटा कलेक्शन टीम उनके सिचुएशन के बारे में जानती होगी, इसलिए वो जल्दी हेल्प भेज सकते हैं। लेकिन सीनियर मेज सोचते हैं कि हेल्प शायद टाइम पर नहीं पहुंच पाएगी। वो लिहिया से पूछते हैं कि क्या ये जगह उसको कुछ फैमिलियर नहीं याद दिलाती, और वो अपने दिमाग पर जोर लगाकर ये रियलाइज करती है कि ये काफी सेंचुरी स्क्वायर जैसा लग रहा है, जो कि एक हाईएस्ट लेवल डिफेंसिव मैजिक है। वो एबेल और दूसरों को कहती है कि सिर्फ सबसे पावरफुल प्रीस्ट ही ये स्पेल यूज कर सकते हैं, और ये एक डिवाइन मिरेकल माना जाता है जो कोई भी अटैक ब्लॉक कर सकता है। एबेल रियलाइज करता है कि अगर वो लोग किसी बैरियर के अंदर है तो वो बाहर नहीं निकल सकते, और कोई भी अंदर आके उनकी हेल्प भी नहीं कर सकता। सीनियर मेज भी उससे एग्री करता है, और लिहिया कहती है कि अगर वो लोग ये नहीं पता कर पाए कि बैरियर कहाँ पर खत्म होता है तो ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। एबेल सोचता है कि ये सिचुएशन अब और भी वर्स्ट हो गई है, और वो लिन से कहता है कि वो अपनी विंड मैजिक का यूज करके ये डिटेक्ट करे कि कोई मॉन्स्टर्स आसपास है या नहीं। वो उसके कमांड को ओबे करती है और अपना स्पेल यूज करती है, और वो उनके पास ही लगभग 1000 ह्यूमंस के ग्रुप को डिटेक्ट करती है, और उनके साथ वो लगभग 50 क्रिएचर्स को भी फील करती है जो उसने कभी नहीं देखे थे। एबेल और सीनियर मेज सोचते हैं कि ये 1000 ह्यूमंस शायद सिविल और उसकी ग्रुप है, और वो डिसाइड करते हैं कि उनसे मिलना चाहिए क्योंकि वो नहीं जानते कि ये क्रिएचर्स उनके साथ क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ ह्यू डंजन के एंट्रेंस पर पहुंचता है और क्रिस्टोफर और रिसर्चर्स से मिलता है। उसने जैसे ही ये सुना कि रिसर्चर्स टीम 40वीं फ्लोर पर डिटेक्ट हुए थे, उसने पूरा होप छोड़ दिया, क्योंकि अगर वो टाउन के सारे एडवेंचरर्स को भी भेज दे तो भी वो उनको रेस्क्यू नहीं कर पाएंगे। क्रिस्टोफर भी कहता है कि वो अब डंजन में रिस्क नहीं ले सकते, और ह्यू भी उसके डिसीजन से एग्री करता है। इस सिचुएशन में वो सिर्फ प्रे कर सकते हैं कि एबेल और दूसरे लोग जहाँ भी हो सेफ हो। इसी बीच सिविल और उसके लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं थे। वो अननोन दुश्मनों के अटैक के बीच में थे, और जब कुछ लोग बैरियर्स के नीचे छुप रहे थे, बाकी लोग बहुत ही खतरनाक पर्पल हेल फायरबॉल से हंट किए जा रहे थे। जल्द ही अटैकर्स सबके सामने आते हैं, और उन्हें देखकर सिविल रियलाइज करता है कि ये डेविल्स हैं, जो कि मॉन्स्टर्स की एक स्पीसीज है डीमन से अलग। इनके बारे में उसने सिर्फ बुक्स में पढ़ा था, लेकिन वो जानता है कि ये कितने स्केरी हो सकते हैं। लेकिन वो एडवेंचरर्स जो बैरियर्स के प्रोटेक्शन में नहीं थे डिसाइड करते हैं कि वो डेविल से फाइट करेंगे, लेकिन उन सबको बहुत जल्द ही डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। जब एबेल और दूसरे वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ पर सिविल और कुछ ही लोग बच पाए थे। लिहिया और सीनियर मेज डेविल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और वो पैनिक हो जाते हैं क्योंकि डेविल्स मैजिक यूज कर सकते हैं और ह्यूमन से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। वो सोचती है कि वो लोग उनके अगेंस्ट जीत नहीं सकते, लेकिन सीनियर मेज डिसाइड करते हैं कि वो फाइट करेगा, रिजल्ट के बारे में बिना कोई भी चिंता करे। फिर सीनियर मेज के कमांड पर दूसरे मेजेस डेविल्स पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जो उनको सीरियसली इंजर्ड कर देते हैं। लिहिया सरप्राइज होती है ये देखकर कि मैजिक एक्चुअली डेविल्स को हर्ट कर रही है, और ओल्ड मेज उससे कहता है कि ये कभी भी वेरीफाई नहीं हुआ कि मैजिक डेविल्स पर काम नहीं करेगा, यह सिर्फ एक अंदाजा था। फिर वो मेजेस से कहता है कि डेविल्स पर फिर से अटैक करे, लेकिन वो रियलाइज करता है कि डेविल्स को खत्म करने से पहले उनका माना खत्म हो जाएगा। तभी एबेल डेविल्स के बीच एक लीडर मॉन्स्टर को स्पॉट करता है, और वो रियलाइज करते हैं कि अगर वो इस सिचुएशन को अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं तो उन्हें पहले लीडर को हराना होगा। कुछ और राउंड्स के बाद मेजेस का माना खत्म हो जाता है, तो ये देखकर एबेल डिसाइड करता है कि अब वो और उसकी पार्टी फाइट करेगी। वॉरेन डेविल्स के अटैक को ब्लॉक करता है, जबकि दूसरे जल्दी से उन मॉन्स्टर्स को मार रहे थे। उनके टीम वर्क की वजह से वो जल्दी ही बहुत सारे डेविल्स को मार देते हैं, लेकिन फिर लिन का माना खत्म हो जाता है, तो लिहिया और ऑरेन को उसके लिए कवर करना पड़ता है। एबेल नोटिस करता है कि सिर्फ 6 डेविल्स ही बचे हैं, लेकिन मॉन्स्टर का लीडर अभी भी उनके बीच है। लिहिया बोलती है कि वो शायद डीमन प्रिंस हो सकता है, और अगर उसका अंदाजा सही है तो वो डेविल लीडर एक दिन डीमन लॉर्ड में लेवल अप हो सकता है। वो कहती है कि डिफरेंट कलर के आईज डीमन प्रिंस का सिंबल है, और सिर्फ हीरोज ही उन्हें पास्ट में
में डिफीट किया है। फिर एबेल उनसे लड़ने का डिसाइड करता है और वो आगे चलना शुरू करता है, लिहिया से ये कहते हुए कि वो बाकी डेविल्स को जरूर हराएगा, चाहे वो डीमन लीडर को ना हरा पाए। वो लिहिया से कहता है कि होप ना छोड़े, क्योंकि मिरेकल्स हमेशा ही हो सकते हैं। फिर डीमंस अटैक करना शुरू करते हैं। एबेल जल्दी ही कुछ डेविल्स को मार देता है, लेकिन फिर अचानक डीमन प्रिंस उसके पार्टी मेंबर्स पर अटैक करता है और उन्हें बैटलफील्ड से दूर उड़ा देता है। और फिर वो एबेल की तरफ चलता है एक 1v1 फाइट के लिए, और उसकी स्पीड ही एबेल को डराने के लिए काफी था। डीमन प्रिंस एक ही स्विंग में एबेल को पीछे गिरा देता है और फिर से फुल स्पीड में उसके क्लोज आ जाता है। अचानक क्लाइव और उसके ग्रुप डीमन प्रिंस पर अटैक करते हैं, लेकिन उनका मैजिक डीमन प्रिंस को कोई डैमेज नहीं कर पाता और इस वजह से डीमन प्रिंस के फॉलोअर्स उन पर अटैक करते हैं और उनके शील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और इस वजह से उन्हें वहां से भागना पड़ता है। एबेल डिसाइड करता है कि वो रिस्क लेके अपने स्पेशल स्किल का यूज करेगा और इसकी मदद से उसे डीमन प्रिंस के अटैक से बचने का चांस मिलता है और वो डीमन प्रिंस पर पलटवार करता है, लेकिन डीमन प्रिंस उसे डॉज करता है और एबेल के कंधों पर स्ट्राइक करता है। एबेल ग्राउंड पर गिर जाता है और वो मूव नहीं कर पाता और डीमन प्रिंस उसे फिनिश करने के लिए अपना स्वॉर्ड उठाता है। एबेल को मरता हुआ देखकर लिहिया रोना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अपना साइड हीरो इतनी जल्दी मर जाएगा। और तभी हमारे एनिमे के हीरो का एंट्री होता है। रायू 40वीं फ्लोर के छत को तोड़ता हुआ एक सुपर हीरो वाला एंट्री करता है। उसे ऐसे आता देख सब लोग हैरान हो जाते हैं और रायू एबेल से पूछता है कि क्या वो इंजर्ड है। वो कुछ जोक मारता है और कहता है कि उन्हें घर वापस चलना चाहिए, क्योंकि सब लोग उनके लिए बहुत ही टेंशन में हैं। एबेल को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि रायू उन्हें बचाने के लिए आया है। वो कहता है कि वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि उनके सामने बहुत ही स्ट्रॉन्ग दुश्मन है और रायू कहता है कि इनके साथ तो मैं डील कर लूंगा। एबेल पैनिक करता है और रायू के एक्सप्लेन करता है कि ये दुश्मन एक डीमन प्रिंस है और रायू कहता है कि वो सिर्फ एक बेबी डीमन लॉर्ड है और पूछता है कि ये इतना कमजोर क्यों है। कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि रायू के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। और जैसे ही वो डेविल्स की तरफ चलना शुरू करता है, पीछे खड़े नौकर डेविल्स उस पर अटैक करने का ट्राई करते हैं, लेकिन वो उनके प्रोजेक्टाइल्स को आइज लांसेस से कैंसिल कर देता है। फिर वो उनके पीछे वाटर जेट्स क्रिएट करता है और इंस्टेंटली उनके सिर को उनके धड़ से अलग कर देता है और फिर वो डीमन प्रिंस के फेस टू फेस आके खड़ा हो जाता है। रायू अपना स्वॉर्ड निकालता है और डीमन प्रिंस से कहता है कि चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं, क्योंकि मेरे पास पूरा दिन नहीं है यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए। और इसी के साथ 7th एपिसोड का भी एंड होता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और 8वीं एपिसोड में हमें बहुत ही खतरनाक फाइट देखने को मिलने वाली है, तो जरूरी वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।